आज हमारा निबंध का विषय है संसाधनों का साझाकरण। ठीक है, ये हम देखेंगे यहाँ पर संसाधनों का साझाकरण हमारा विषय। इसके अंदर प्रस्तावना में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रस्तावना है। प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं आधुनिक परिदृश्य में जब निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक उपक्रमों की भी रूपरेखा बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति ने क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के महत्व को बढ़ा दिया है। ठीक है, आज के समय में सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। निजी क्षेत्र तो ऑलरेडी आपका बूम कर ही रहा है, उसके साथ सार्वजनिक जो उपक्रम है उसमें भी बदलने की रूपरेखा, उसको तय करने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के महत्व को बढ़ा दिया है। क्लियर बात। अब आवश्यकता क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, संसाधनों के साझाकरण की आवश्यकता क्यों है? तो इसके अंदर पहला टॉपिक आपका होता है कि जवाबदेही, कार्यकुशलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए विवेकपूर्ण प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण फैसलों के जरिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। ठीक है, जवाबदेही का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि आप किसी के प्रति जवाबदेह हैं, कार्यकुशल होने चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए विवेकपूर्ण प्रबंध होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण फैसले होने चाहिए और इसके ज़रिए ही आप प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकते हैं। अगर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं आपके लिए। ठीक है, आगे देखिए कुशलता। ठीक है, यहाँ भी देखिए आप अलग अलग चीज़ें हैं, कुशलता, प्रतिस्पर्धा, ईमानदारी और निष्ठा। ये 4 टॉपिक हैं कि संस्कृति को समाज के आर्थिक कल्याण के लिए निरूपित करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समाज के आर्थिक कल्याण के लिए अति ही आवश्यक हैं। अगर समाज का आर्थिक भी सामाजिक भी विकास, अगर इन सब चीज़ों को आप अपनाते हैं तो समाज का सामाजिक विकास भी हो सकता है। प्रशासनिक कदाचार को रोकना है। प्रशासन व्यवस्था में जो भी कदाचार हैं, जैसे अगर कोई भी एक काम करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें प्रशासन के या तो चक्कर लगाने पड़ते हैं, और अगर आप चक्कर ना लगाना चाहें तो रिश्वतखोरी भी चलती है प्रशासन में। ठीक है, तो ये सारे जो कदाचार हैं, कदाचार मतलब बुरे व्यवहार, ठीक है, ये बुरे व्यवहार को रोकना है, ये भी आवश्यकता है। फिर आपके अगला टॉपिक है नेतृत्व क्षमता, टीम निर्माण, संचार कौशल, निर्णय करने की क्षमता और अन्य प्रबंधकीय विशेषताओं का विकास करना है। ठीक है ना, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसमें सारे के सारे विकास बहुत ही आवश्यक हैं। उसकी नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, वो टीम निर्माण कर सके, उसमें संचार कौशल होना चाहिए, निर्णय करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए, प्रबंधकीय विकास उसका होना चाहिए। तो ये सारी आपके लिए बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, विभिन्न उपक्रमों के बीच सहयोग से संस्थागत विकास को सुदृढ़ बनाना है। विभिन्न उपक्रम हैं उनके बीच आपस में सहयोग करना है तो ही संस्थागत विकास सुदृढ़ हो पाएगा। ठीक है, कोई मान लो उपक्रम है, ये उपक्रम है एक, ये किसी एक क्षेत्र में निपुण है, ये दूसरा उपक्रम है किसी दूसरे क्षेत्र में निपुण है। ठीक है, और कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ें कॉमन होती हैं उसको छोड़ करके ये इसका अन्य चीज़ों को ले सकता है, ये इसकी दूसरी चीज़ों को ले सकता है, क्योंकि कॉमन चीज़ तो दोनों के पास है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दोनों के सहयोग से एक बड़ी यूनिट का निर्माण होता है जिससे हम प्रबंधकीय विशेषताओं और उसका विकास हम कर सकते हैं। ठीक है, संस्थान अपनी मूल दक्षताओं और प्रबंधकीय क्षेत्रों के लिहाज से एक दूसरे की प्रशिक्षण क्षमताओं के पूरक हों। इसका मतलब ये है कि अपनी जो मूल दक्षताएं हैं उनकी और जो प्रबंधकीय क्षेत्र हैं, ठीक है, सेम यही बात है कि एक का विकास अगर हो रहा है तो उसके साथ साथ दूसरे का विकास भी होना चाहिए। ठीक है ना, उनके पास कुछ अपनी क्षमताएं होती हैं, इसके पास अपनी कुछ क्षमता है, इसके पास अपनी कुछ क्षमता है। ठीक है, तो दोनों क्षमता एक दूसरे के पूरक होनी चाहिए, यानी कि इसकी क्षमता का यूज़ ये कर सके और इसकी क्षमता का यूज़ ये कर सके। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे देखिए आप, इसमें आगे है आपका साझा अवसंरचना के तरीके। ठीक है, साझा अवसंरचना के तरीके क्या क्या होते हैं कि कैसे हम उसको साझा कर सकते हैं। सबसे पहले मौजूदा सुविधाओं की मैपिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं उसकी मैपिंग की जाए। ठीक है, कि बाकायदा उसको तैयार किया जाए। साझा अवसंरचना तैयार करना और मजबूत करने के तौर तरीके विकसित करना। कैसे साझा अवसंरचना हम तैयार कर सकते हैं वो तैयार करना और उसके मजबूत करने के तौर तरीके विकसित करना। क्लियर है बात। दक्षता विकास के लिए संस्थानों की पहचान करना।
ठीक है, कौन कौन सी दक्षता विकास के संस्थान हैं, उनमें कैसे कैसे प्रशिक्षण संस्थान हैं, कोई प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो उनकी दक्षता क्या है, वो किस क्षेत्र में, किस एरिया में उनकी उन्नति है, किस एरिया में उनका विकास का लाभ लिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर दक्षता विकास करने के संस्थानों की पहचान के दौरान किया जाता है। प्रक्रिया का दोहराव ना हो। प्रक्रिया का दोहराव का मतलब है कि जैसे एक सरकारी संस्थान ये है, एक सरकारी संस्थान ये है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रशिक्षण हो रहा है। ठीक है, कुछ आपके मौजूदा कैंडिडेट हैं, उनका प्रशिक्षण करवाया जा रहा है, यहाँ पर भी प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो इसमें भी पढ़ाए जाते हैं, वही विषय सेम इसमें भी पढ़ाए जाते हैं, कुछ इनके अपने अलग अलग विषय होते हैं। क्लियर है बात? तो ये प्रक्रिया का दोहराव ही तो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज़ इसके अंदर ये जो स्टूडेंट हैं जो इन विषयों को पढ़ रहे हैं, वो यहाँ की बजाय अगर यहाँ पर शिफ्ट हो करके एक साथ इन विषयों को पढ़ लेंगे तो प्रक्रिया का दोहराव नहीं होगा। ठीक है, प्लस इस संस्थान के खर्चे भी बचेंगे। ठीक है, इकोनॉमिकल संस्थान हो जाएगा, आर्थिक खर्चे बचेंगे, क्योंकि ये टीचर, सपोज़ एक टीचर है, एक टीचर यहाँ भी वही चीज़ पढ़ा रहा है, यहाँ भी वही चीज़ पढ़ा रहा है, या अलग अलग टीचर भी हैं, वो अलग है वो अलग है, चीज़ें तो एक ही पढ़ा रहा है। तो इससे बढ़िया है कि इन बच्चों को यहाँ शिफ्ट करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यहाँ पर उन चीज़ों को वो पढ़ सके। ठीक है, तो प्रक्रिया का दोहराव नहीं होगा इसके अंदर। संस्थान चिन्हित क्षेत्र में विशेषता हासिल करते हो। जिन भी संस्थान को आप चिन्हित करते हैं वो किसी एक क्षेत्र में विशेषता हासिल करते हो। ठीक है, आपने 4 संस्थान चिन्हित किए तो चारों अलग अलग क्षेत्र में विशेषता हासिल करते हो। कुछ चीज़ें कॉमन होंगी तो हम उन कॉमन को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विशेषज्ञों, शिक्षकों, अवसंरचना, अनुसंधान और विकास इत्यादि की साझेदारी, इन सब की साझेदारी होनी चाहिए। विशेषज्ञ जो हैं वहाँ पर किसी एक क्षेत्र के किसी एक विशेषज्ञ होते हैं तो उनका लाभ लिया जा सकता है, शिक्षकों का लाभ लिया जा सकता है, उनकी अवसंरचना का लाभ लिया जा सकता है, अनुसंधान का लाभ लिया जा सकता है और विकास का। अवसंरचना से शिक्षकों और विशेषज्ञ तो समझिए आप। अवसंरचना मतलब समझिए, एक संस्थान है जहाँ पर कंप्यूटर उन्नत संस्थान है, सपोज़ प्राइवेट संस्थान ही है, एक सरकारी संस्थान हो गया, ये भी उन्नत संस्थान है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था कंप्यूटर की नहीं है, या प्राइवेट ही संस्थान है, यहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था या कोई उन्नत व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर है व्यवस्था, तो वो यहाँ से यहाँ का यूज़ कर सकता है व्यवस्था को। ठीक है, तो ये भी उन्नत हो सकता है, ये अपने स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर सकता है वहाँ पर। तो अवसंरचना का विकास ऐसा होता है। अनुसंधान और विकास इत्यादि की साझेदारी हो सकती है। कार्मिकों के लिए साझा कार्यक्रम, हर एक कार्मिक के लिए साझा कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है कि आपको इस संस्थान में इतने विषय को पढ़ाना है और इस संस्थान में आप अगर इतने विषय को पढ़ाते हैं तो साझा कार्यक्रम हो जाएगा इस संस्थान का, तो कुछ विषय इस संस्थान के बच्चे यहाँ पर पढ़ लेंगे, या ये संस्थान कुछ अलग विषय पढ़ाता है तो ये यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो साझा कार्यक्रम एक से तैयार हो जाएगा कार्मिकों के लिए। आगे, प्रशिक्षकों का एक सामूहिक पुल तैयार करना जो विभिन्न स्थानों पर जाकर भी प्रशिक्षण दे सकें। क्लियर है बात? एक ऐसे प्रशिक्षण को हो, जैसे आजकल हम देखते हैं कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कम से कम 4-5 शिक्षक होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक प्रशिक्षकों का पुल ही तो तैयार है ये, जो आकर के यहाँ पर प्रशिक्षण अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बच्चे को 4-5 टीचरों का लाभ मिल जाता है। क्लियर है बात? एक ही विशेषज्ञता क्षेत्र में संसाधनों को अनुसंधान तथा प्रशिक्षण में तौर तरीकों में साझेदारी के लिए एकीकरण करने की ज़रूरत है। क्लियर है? एक ही क्षेत्र में अगर 2 संस्थान हैं तो उन दोनों संस्थानों में इन सब की, जो अभी तक मैंने बताया है आपको, इन सब की ज़रूरत है ताकि इन दोनों ही संस्थानों में संसाधनों का लाभ मिल सके, प्रशिक्षण के तौर तरीकों में साझेदारी हो सके। ठीक है, यहाँ पर अलग प्रशिक्षण, यहाँ पर अलग प्रशिक्षण नहीं, एक साथ ही दोनों साझेदारी को अपना सकें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है हमारा पॉइंट। नेक्स्ट बातें, आचार और नैतिक मूल्य। ठीक है, आचार और नैतिक मूल्य क्या होते हैं? सबसे पहले तो भैया कानून का शासन होना चाहिए। कानून के शासन के बिना तो सब चीज़ बेकार है, ये तो हमें पता ही है। आर्टिकल 14 भी कहता है आपका अनुच्छेद कि कानून का शासन। ठीक है, क्लियर है बात? पारदर्शिता होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कार्यकुशलता होनी चाहिए, जैसे मूल्य समावेशी
समुचित और न्याय संगत समाज के व्यापक लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान करते हैं। ठीक है, न्याय संगत समाज बनेगा, आपका लक्ष्य हासिल होगा समाज का। ठीक है, समावेशी होगा समाज आपका। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आपकी आवश्यकता है, कानून का शासन, पारदर्शिता, कार्यकुशलता। तथ्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, समझ पैदा करने से समाज लाभान्वित होता है। ठीक है, तथ्य के प्रति, जो भी तथ्य हैं उसके प्रति जागरूक होना चाहिए आपको। सामाजिक आर्थिक विकास और उनके बढ़ते स्वरूप का अनुसरण तथा औपचारिक और अनौपचारिक आर्थिक अवसरों का सृजन होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक आर्थिक विकास, समाज का भी विकास, अर्थव्यवस्था का भी विकास, और जो उनके बदलते स्वरूप हैं, जैसे समाज बदल रहा है, अर्थव्यवस्था बदल रही है, तो उसका अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, तथा औपचारिक और अनौपचारिक आर्थिक अवसरों का सृजन करना चाहिए। यानी कि आपका औपचारिक का मतलब हो गया गवर्नमेंट जॉब्स, और अनौपचारिक का मतलब हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर की जॉब, है ना, जिसके अंदर थोड़ी सी सिक्योरिटी नहीं होती है। क्लियर है बात? तो ऐसे अवसरों का भी सृजन होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे व्यक्तियों को गवर्नमेंट जॉब देना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अनौपचारिक रोजगार भी ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए। ठीक है, तो जिससे कि दोनों का सृजन हो और दोनों के सहयोग से चीज़ें आगे और बेहतर हो सकें। कॉरपोरेट सामाजिक जवाबदेही गतिविधियों के जरिए गरीबी मिटाने और वंचित समाज को स्वास्थ्य और शिक्षा को पूरा करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, कॉरपोरेट, ये आपको पता ही होगा, सामाजिक जवाबदेही होती है। ठीक है ना, प्राइवेट जो भी आपके सेक्टर्स होते हैं वो कॉरपोरेट क्षेत्र से इन्वेस्टमेंट को जारी रखते हैं, ताकि समाज में जो भी गरीब वर्ग हो उसका विकास हो सके। ठीक है, राष्ट्र निर्माण का मनोभाव तैयार करना सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कि भाई आपको देश का निर्माण करना है, आपको राष्ट्र का निर्माण करना है। नैतिकता और संवेदना के आदर्श पर पैदा करना, आप में नैतिकता होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए कार्य के प्रति, ताकि कार्य कुशलता और व्यापक हो सके। ठीक है, इसके लास्ट में हम लिख सकते हैं, इस ऐसे के लास्ट में हम, कि भारत में प्रशिक्षण हो गया, क्षमता निर्माण में काफ़ी धन, मानव शक्ति और अन्य अवसंरचना का उपयोग होता है। ठीक है, हमारी वही क्षमता निर्माण में, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, उसके क्षमता निर्माण में काफ़ी धन खर्च होता है, मानव शक्ति खर्च होती है, अन्य अवसंरचनाएं भी खर्च होती हैं। अतः प्रशिक्षण के मानकीकरण और विशेषज्ञता का सृजन का लाभ आधुनिक राष्ट्र के निर्माण की एक आवश्यक शर्त है। ठीक है ना, तो बेहतर मानकीकरण का विकास किया जाना चाहिए और प्रशिक्षण का आधुनिक राष्ट्र के निर्माण के लिए सृजन होना चाहिए, विशेषज्ञता का सृजन होना चाहिए। क्लियर है बात? आवश्यक शर्त है ये। तो ये ऐसे हमारा कंप्लीट होता है। एक ऐसे, इसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं मैंने आपको, इस आधार पर आप एक बड़ा व्यापक ऐसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपका ये आपका IAS PCS के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही आपका रेलवे SSC एग्जामिनेशन में भी एक ऐसे आता है, तो उसके अंदर भी आप इसमें से कुछ पॉइंट्स को लिख करके या ज़्यादातर पॉइंट्स को लिख करके आप अपने ऐसे को तैयार कर सकते हैं। एक बेहतर ऐसे देने का मैंने प्रयास किया है। अगर कोई इसमें त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी करिए इसको, ताकि मैं और बेहतर से आपको एक सामने आपके पृष्ठभूमि या ऐसे लाने की कोशिश करूं। धन्यवाद।